हाय स्टूडेंट्स, मैं आलोक मिश्रा इंडियन एजुकेशन 09 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश की स्थापना करने वाले कुतुबीन ऐबक होते हैं। उन्हीं के समय एक नया सल्तनत चलता है जो दिल्ली सल्तनत कहलाता है, और गुलाम वंश की स्थापना भी करने वाले कुतुबीन ऐबक थे। तो जानना ज़रूरी पहले है कि गुलाम वंश ही क्यों था, इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा। तो एक्चुअली में गुलाम वंश जो था वो कुतुबीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। इसे ये खरीद कर लाया था, और ख़रीद कर लाने के क्रम में ये बहुत ही मोहम्मद गौरी का विश्वासी और एक प्रतिभाशाली सैनिक था, जिसके कारण मोहम्मद गौरी इसे उत्तराधिकारी भारत के लिए नियुक्त करता है और कुतुबीन ऐबक एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे गुलाम वंश कहता है। तो इसलिए गुलाम वंश पड़ा। आप थोड़ा सा जानेंगे कुतुबीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबीन ऐबक एक तुर्किश था। पहले लोग दास प्रथा पहले चला करता था, यानी कि जो लोग थोड़ा सा भी ज़्यादा जिनमें इंटेलिजेंट की भावना थी या देखने में उनके जो शूरवीर पराक्रम होते थे, उन्हें खरीद लिया जाता था अगर गरीब घर के होते थे, और उसे खरीद कर उसे हर चीज़ से सुसज्जित किया जाता था। हर क्षेत्र में उन्हें प्रांगत करवाया जाता था ताकि वो राजा के हाथ में उसे बेच सके, और राजा उसे उसकी बहुत कीमत देते थे। उसी के दौरान कुतुबीन ऐबक के भी साथ ऐसा ही हुआ। उसे भी खरीदा गया था और ख़रीदने वाला मोहम्मद गौरी था, जिसे कहा जाता है कि कुतुबीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, और उनके ही गुरु थे कुतुबीन ऐबक के। उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल-काकी। तो कुतुबीन ऐबक मोहम्मद गौरी के हाथों बिकता है, और एक वफादारी के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक पराक्रम के साथ मोहम्मद गौरी का साथ रहता है, जिसके कारण मोहम्मद गौरी भारत में जब अपने राज्य को स्थापित करता है और जाने के क्रम में वो अपना उत्तराधिकारी कुतुबीन ऐबक को सौंपता है। हालांकि जब मैं मोहम्मद गौरी आपको पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के 3 सबसे प्रिय उत्तराधिकारी के रूप में, या यूँ कहें कि सबसे 3 उनके सेनापति जो थे वो लोकप्रिय थे। उसमें एक कुतुबीन ऐबक, एक एल्दौज और एक कुबाचा था। इस तीनों को साम्राज्य बांटता है, लेकिन कुतुबीन ऐबक चूँकि उसका सबसे वफादार सैनिक के साथ साथ उसका दामाद भी था और सबसे उसका विश्वासी था, इसीलिए उसे दिल्ली, या यूँ कहें कि भारत में उसे उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। तो इस तरह से कुतुबीन ऐबक भारत में आकर एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के बावजूद वो दिल्ली पर अपना राजाभिषेक नहीं करवाता है, वो लाहौर में राजाभिषेक करवाता है और लाहौर को ही राजधानी बनाता है। लाहौर को राजधानी बनाने के पीछे ये कारण है कि लाहौर, जब भी कोई विदेशी आक्रमण होता था भारत में, तो वो लाहौर के सीमा से ही होता था। तो उसने सोचा कि लाहौर को ही राजधानी बनाकर यहीं से राज किया जाए और संपूर्ण भारत में राज स्थापित करने के साथ साथ जो बाहरी आक्रमण होते रहेंगे उनसे भी बचा जा सकता है। इन सब कारणों से कुतुबीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो चलिए, ये तो कुछ बातें थी कुतुबीन ऐबक की। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट इसमें नोट किया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर मामलुक वंश या गुलाम वंश से क्वेश्चंस आएगा आपका, चाहे वो भी यूपीएससी का हो
बीपीएससी का हो या फिर अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आप को यकीन अगर नहीं होता है आपको, तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपके पास हैं जो पूछे हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक को लीजिए और उसका वन लाइनर क्वेश्चन उठा कर देखिए, मैं जो बताऊंगा उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से टॉपिक की ओर। तो देखिए, मामलुक वंश या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल सिर्फ राज करता है, वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 1206 ईस्वी को गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1206 ईस्वी से ही दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मीन्स पहले जानते हैं कि ऐबक का मीन्स क्या होता है। तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा के देवता को ऐबक कहा जाता है और ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। देखिए, एक्चुअली मोहम्मद गोरी भारत में ज़रूर आया था, लेकिन भारत में आने के साथ साथ वो जितना जगह भी आक्रमण किया वहाँ जीता भी बहुत सारा जगह, लेकिन वह राज नहीं कर पाया। अगर एक्चुअली में कोई राज कर पाया तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसीलिए ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश हुए। अब देखिए, मैंने तो पिछले क्लास में आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश हुए थे और उस पाँचों के बारे में मैंने डेट वाइज आपको बताया था। आप पिछले वीडियो को देखिएगा ताकि इस वीडियो को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए, तो उसी तरह से मामलुक वंश या गुलाम वंश में भी 3 वंश हुए। एक हुए मामलुक वंश, दूसरा इलवाड़ी वंश और तीसरा बलबनी वंश हुआ। इस तीनों की चर्चा हम करेंगे। बस इतना आप याद रखिए कि गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश हुए, मामलुक वंश, इलवाड़ी वंश और बलबनी वंश। उसके बाद देखिए, ऐबक ने अपना राज्याभिषेक लाहौर में करवाया एवं उसी को राजधानी बनाया। यह भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि लाहौर को राजधानी क्यों बनाया, क्या उसके पीछे उसका कारण था कि लाहौर को उसने राजधानी बनाई। उसके बाद देखिए, गुलामों को फारसी में बंदक कहा जाता है। अच्छा, जो गुलाम, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का और उसे बाज़ार से दास प्रथा के अंतर्गत खरीदा गया था। तो गुलाम का जो पहले यूज होता था वो गुलाम वर्ड तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन इसका फारसी में जो गुलाम का अर्थ होता है वो होता है बदंग होता है और इसका मीन्स होता है कि इसे सैनिक सेवा के लिए ही खरीदा जाता था। मैंने अभी बताया था कि गुलाम को एक प्रिपेयर किया जाता था, उसे तैयार किया जाता था एक सैनिक के रूप में, एक शूरवीर सैनिक के रूप में, और उसे राजा लोग खरीदते थे ऊंचे दाम देकर। तो उसी में एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। तो इसे सैनिक सेवा के लिए गुलाम को पहले खरीदा जाता था। ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए उसे कुरान खां भी कहा जाता है। अब यहाँ बात समझिए, एग्जाम में आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था या कुरान खां किसको कहा जाता था। तो कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था, क्योंकि कुरान खां इसलिए उसका नाम पड़ा कि उसे पूरा कुरान याद था, इसलिए उसे कुरान खां कहा जाता था। दानी होने के कारण उसे हातिमा द्वितीय और लाख बख्श कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि बख्तिया जो ये था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही दान प्रवृत्ति का था, दानी प्रवृत्ति के था। तो वो प्रत्येक दिन लाखों का दान किया करता था। लाखों का दान करने के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता है। और एक और उसका नाम हातिम द्वितीय भी था। हातिम द्वितीय का मीन्स भी होता है कि दान देने वाला, इसलिए दानी होने के कारण उसे हातिम द्वितीय और लाख बख्श कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ऐबक ने ताजुद्दीन अल्दौज एवं नासरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। देखिए, जब वो यहाँ पर आया था, एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में जब वो उत्तराधिकारी के रूप में गुलाम वंश की स्थापना की, और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद जब यहाँ वो साम्राज्य को एक स्थापित किया अस्थायी रूप से, तो उसके लिए उसे बहुत कष्ट उठानी पड़ी, क्योंकि यहाँ के जो सम्राट थे, यहाँ के जो राजा थे, वो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में युद्ध होते गया। तो कहा भी जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन संघर्षों से ही भरा था और इसकी मृत्यु भी जो होती है संघर्ष पूर्ण के कारण ही होती है। इसे अपने सम्राट का सुख नहीं मिल पाता है। तो देखिए, ऐबक ने ताजुद्दीन अल्दौज एवं नासरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया था।
लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि ताजुद्दीन अल्दौज जो था उसे तो पराजित किया, वो मारा गया, लेकिन कुबाचा जो नसरुद्दीन कुबाचा था उसे वो मारा नहीं, बल्कि कुबाचा ने उससे दोस्ती कर ली, कुतुबीन ऐबक से दोस्ती कर ली और इस तरह से दोनों मित्र बन गए थे। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देखिए ऐबक जो था, कुतुबीन ऐबक, वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इसके पीछे ये कारण था कि अभी मैंने बताया कि कुतुबीन ऐबक जब शासक बना तो उसका जीवन जो था वो संघर्षपूर्ण था। वो हमेशा इन भारत के राजाओं से उसका विरोध होने लगा और हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रही, जिसके कारण कहा जाता है कि उसे समय नहीं मिला था सुल्तान की उपाधि धारण करने की। और सुल्तान की उपाधि धारण पहले खलीफा के द्वारा होता था। आपको पता ही है कि खलीफा वर्ड जो है, मैंने बताया था कि एक मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता था खलीफा का पद, तो उसी के द्वारा दिया जाता था सुल्तान की पदवी। लेकिन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसके बाद देखिए ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फक्र ए मुदबी रहते थे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए इसको आप ठीक से समझिएगा। ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फक्र ए मुदबीर रहते थे। मुदबीर तो हसन निजामी फक्र मुदबीर क्या थे? उनके दरबार में रहते थे, यानी कि उनके कवि थे। तो उनके दरबार में ये दोनों रहते थे, ये दोनों प्रसिद्ध थे, इसलिए इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और एग्जाम में तो आप जानते ही हैं कि ये सब एग्जाम में आता है, जैसे पूछ देगा आपको कि हसन निजामी किसके दरबार में, कौन से शासक के दरबार में रहते थे, तो आपको वहाँ पर ये जवाब देना है कि कुतुबीन ऐबक के दरबार में रहते थे कौन? हसन निजामी या और एक और फक्र मुदबी रहते थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त, चौगान एक खेल होता है जिसे पोलो कहते हैं, जो घोड़ा पर बैठकर और उसे स्टिक से मारा जाता है, उसी को चौगान कहते हैं। तो 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय वो घोड़ा से गिर गया था और घोड़ा से गिरने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु कहाँ होती है? लाहौर में होती है और उसे दफनाया कहाँ जाता है? आगरा में दफनाया जाता है। तो उसका मकबरा कहाँ है? आगरा में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई थी? लाहौर में हुई थी। उसके बाद देखिए, अच्छा इसी के क्रम में तो यहाँ पर तो आप यूँ कहें कि ख़त्म हो गया इसकी कहानी कुतुबीन ऐबक की, लेकिन कुतुबीन ऐबक के द्वारा कुछ कार्य भी किए गए थे, जो मैंने आपको मोहम्मद गोरी के ही समय में बताया था कि कुतुबीन ऐबक के जो एक गुरु थे, जो प्रसिद्ध गुरु थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबीन बख्तियार अल-काकी। अब मैं इनके गुरु के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के याद में, ख्वाजा कुतुबीन बख्तियार अल-काकी के ही याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबीन ऐबक ने। कुतुबीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था अपने गुरु की याद में, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल-काकी। लेकिन इसे पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 1199 ईस्वी में कुतुबीन ऐबक शुरू करता है कुतुब मीनार को बनाने के लिए, और 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार को पूरा करवाता है कौन? इल्तुतमिश करवाता है। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, उसका भी निर्माण करवाता है कुतुबीन ऐबक। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, कुतुबीन ऐबक जरूर उसको बनाता है, लेकिन वही 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, पहले क्या था? तो वहाँ एक पहले पाठशाला था, या यूँ कहें एक वहाँ पर मठ था, और उसको बनाने वाला कौन था? प्रतिहार प्रथम। प्रतिहार प्रथम जो चौहान वंश का था, याद कीजिए, चौहान वंश का था प्रतिहार प्रथम, जो वहाँ अजमेर में एक मठ खोलता है, संस्कृत मठ, संस्कृत विद्यालय खोलता है, और उसी को हटाकर कुतुबीन ऐबक क्या बनाता है? उसमें जाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी क्या है? मस्जिद है। ये क्वेश्चंस में आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है,
तो याद रखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। कुतुब उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम की भी स्थापना, एक मकबरा की स्थापना भी इसने किया था। और कुतुब उल इस्लाम दिल्ली में है, इसका भी निर्माण कुतुबीन ऐबक ने ही करवाया था। तो ये सारी बातें हुई आज कुतुबीन ऐबक के बारे में। लेकिन थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। जो अगला शासक आएगा वो कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए 1211 ईस्वी में एक युद्ध होता है। जैसा कि मैंने आपको भी काल बताया था कि ये 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबीन ऐबक क्या करता है कि राज करता है यहाँ पर। लेकिन जो इसके बाद का जो शासक मैं आपको बताऊंगा वो इल्तुतमिश रहेगा, वो प्रमुख शासक रहता है गुलाम वंश का। तो इसके बाद की चर्चा इल्तुतमिश को ही मैं करूंगा। तो वो 1211 से ईस्वी से लेकर शासन संभालता है, शासक बनता है। लेकिन ये 10 से 11 के बीच, जो 10 और 11 के बीच जो गैप है, इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि कुतुबीन ऐबक का एक बेटा रहता है जिसका नाम होता है आराम शाह होता है। उसका नाम क्या रहता है? आराम शाह। और आराम शाह 1211 ईस्वी जब स्टार्ट होता है शुरुआत में, तो उस समय एक युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है जूड का युद्ध। क्या होता है? जूड का युद्ध। तो 1211 ईस्वी में जूड का युद्ध होता है, और ये दो शासकों के बीच होता है। एक तो होता है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबीन ऐबक के बेटा आराम शाह, और दूसरा होता है इल्तुतमिश, जो नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के दूसरा सम्राट बनेगा, दूसरा शासक बनेगा, इल्तुतमिश, उसके बीच होता है। तो 1211 ईस्वी में जूड का युद्ध होता है इल्तुतमिश आराम शाह के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीत होता है, और इल्तुतमिश क्या करता है? आराम शाह को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद वो फिर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक बैठकर बनता है, और इसने बहुत सारे काम करवाए थे। तो इसलिए 1 वर्ष का जो गैप है वो आराम शाह उसमें बैठता है। क्योंकि एग्जाम में देखिए पिछले बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1210 ईस्वी तक कुतुबीन ऐबक का सम्राट चलता है, राज चलता है, शासक बनता है। लेकिन उसके बाद फिर 11 से बनता है ये इल्तुतमिश। तो इसके बीच का जो काल होता है उसमें कौन बनता है शासक? तो आराम शाह बनता है। कुछ ही दिनों के लिए बनता है, फिर उसे अपदस्थ कर उसको गद्दी से हटाकर और इल्तुतमिश फिर से गुलाम वंश में शासक बनता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज मामलुक वंश या गुलाम वंश को पढ़ा दिया। अगर आप फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप समझ जाइए। कुतुबीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक गुलाम वंश में शासक रहता है। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और इस वंश के अंतर्गत 3 वंश की स्थापना हुई, जिसमें मामलुक वंश, इलबरी वंश और बलबनी वंश था। ऐबक अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? लाहौर में, और लाहौर को ही राजधानी बनाया था। हालांकि जब इल्तुतमिश आता है तो राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर देता है और दिल्ली राजधानी बन जाती है। गुलामों को फारसी में बदंग कहा जाता है, जिसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए उसका दूसरा नाम भी क्या था? कुरान खां था, याद रखिएगा। और लाखों का दान देने वाला कौन था? लाखों का दान देने वाला था कुतुबीन ऐबक ही था, जिसे लाखों का दान कहा जाता था देने वाला। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी, और उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में होती है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कहाँ होती है? लाहौर में होती है। और ऐबक के द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य थे वो थे 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बना हुआ है, कुब्बत उल इस्लाम जो दिल्ली में बना हुआ है, और कुतुब मीनार जो नई दिल्ली में शुरू उसने करवाया था कुतुब मीनार को बनाने के लिए। लेकिन उसको पूरा कौन करवाया? तो उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये सारी बातें आज गुलाम वंश से कुतुबीन ऐबक के बारे में हुई। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो उसमें आपको इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो पूरा देखिए, इसको समझिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर मुझे बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे पुनः प्रयास करूंगा समझाने का। और अगर आप कमेंट ही नहीं कीजिएगा, मुझे बताइएगा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या प्रॉब्लम है, कि आप मेरे वीडियो को देख नहीं रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बताइए, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा और उस चीज़ को सुधार कर फिर आपके सामने मैं
सारी बातें को बताने का। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।